चंदनपुर नाम के गांव में मनोहर नाम का एक सेठ रहता था। मनोहर का एक बेटा था जिसका नाम था नकुल। मनोहर की पत्नी नकुल को जन्म देते ही गुजर चुकी थी। मनोहर के पास धन दौलत की कमी नहीं थी। उसने अपना व्यापार बहुत अच्छे से संभाल कर रखा था। उसके गोदाम पर कई मजदूर काम किया करते थे। मनोहर अपने बेटे नकुल के लिए लड़की तलाश कर रहा था। उसने अपने एक मित्र रमेश को ये काम सौंपा था। एक दिन रमेश मनोहर के पास आया। मनोहर रमेश को देखकर बहुत खुश हुआ और पूछने लगा, अच्छा तो जल्दी से बता, लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, स्वभाव की कैसी है और उसके माँ बाप क्या करते हैं। रमेश ने कहा, अरे रुको रुको मनोहर, बताता हूँ। इतने सारे सवाल एक साथ, मुझे बोलने का मौका तो दो भाई। लड़की तो बहुत अच्छी है, सरल स्वभाव की है, दिखने में भी अच्छी है और उसके माँ बाप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, बस ठीक ठाक है। लेकिन तुम्हें तो संस्कारी चाहिए। यह लड़की बहुत संस्कारी है, बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की है। मनोहर ने कहा, रमेश, लड़की सिर्फ संस्कारी ही नहीं, उसके अंदर मेरे बेटे से भी ज्यादा दिमाग होना चाहिए। तुम तो जानते हो रमेश, नकुल उतना होशियार नहीं है। वह किसी के भी बातों में आ जाता है। उसे कोई भी आसानी से ठग लेता है। इतना सीधा और भोलापन सही नहीं कि कोई भी आकर उसे ठग ले। मुझे इसकी इसी बातों के लिए फिक्र होने लगती है। इसलिए मैं चाहता हूँ नकुल की होने वाली पत्नी उससे भी ज्यादा होनहार और समझदार हो। अगर ऐसी लड़की नकुल के लिए मिल गई तो मुझे नकुल की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं। दोनों बच्चों को एक दूसरे के सहारे ही जिंदगी बितानी है। मैं हमेशा तो नकुल के साथ नहीं रह सकता ना। अब हमारे बचे हुए कितने दिन हैं। रमेश ने कहा, अरे तुम चिंता क्यों करते हो, वह लड़की बिल्कुल वैसी है जैसा तुम कह रहे हो। बहुत गुणवान है और होशियार भी है। वह तुम्हारे घर को बहुत अच्छे से संभाल लेगी और तो और हमारे नकुल को भी संभाल लेगी। दिमाग में भी काफी तेज है। तुम किसी बात की कोई चिंता मत करो। तुम बस यह बोलो, लड़की देखने कब आ रहे हो। मनोहर बोला, अब तुम इतना कह रहे हो तो लड़की ठीक ही होगी। तो ठीक है, हम जल्द से जल्द उसे देखना चाहेंगे। मैं नकुल से बात करता हूँ। तुम लड़की वालों को कह दो कि हम कल ही उनके घर लड़की देखने आएंगे। उसके बाद रमेश चला गया। मनोहर ने अपने बेटे नकुल को बुलाकर कहा, देखो बेटा, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। दरअसल हमने तुम्हारे लिए लड़की देख रखी है। हम कल ही उसके घर जाएंगे। नकुल ने कहा, लड़की, लेकिन पिताजी यह कुछ जल्दी नहीं हो गया, अभी तो मेरी उम्र भी नहीं है। मनोहर ने हंसते हुए कहा, बेटा, जब हम तेरी उम्र के थे तब तू पैदा हो गया था और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी उम्र नहीं है। बेटा, सही उम्र में शादी हो जाए तो ही अच्छा रहता है और मैं चाहता हूँ कि मेरे रहते हुए तुम्हारी शादी हो जाए, बहू इस घर में आ जाए और सारे घर को संभाल ले। कोई और बात हो तो तुम बता सकते हो। क्या तुमने कोई लड़की देख रखी है। नकुल बोला, नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। मनोहर बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। कल हम जब लड़की देखने जाएंगे तब तुम लड़की से अकेले में 3 सवाल करना। अगर वह लड़की तीनों सवाल के जवाब सही देती है तो ही हम उनके घर रिश्ता जोड़ेंगे, नहीं तो हम यह रिश्ता नहीं करेंगे। फिर चाहे वह लड़की कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी संस्कारी क्यों ना हो, फिर भी हम यह रिश्ता नहीं करेंगे। नकुल बोला, ऐसा क्यों पिताजी, और मैं कौन से 3 सवाल करूं। मनोहर ने कहा, वह सवाल मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। और हाँ, अगर वह लड़की तीनों सवाल के जवाब सही से दे पाए तो ही तुम शादी के लिए हाँ करोगे, नहीं तो तुम मना कर देना। अगर वह लड़की कुछ भी ना बोल पाए तो समझ जाना वह तुम्हारे लायक नहीं है, क्योंकि बेटा, मैंने दुनिया देखी है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे तुम्हारे लिए ऐसी ही लड़की की ज़रूरत है जो इतनी समझदार हो। जो लड़की उन सवालों के जवाब दे पाएगी वह तुम्हें भी बहुत अच्छे से संभाल पाएगी, और तो और तुम उस लड़की पर आंख मूंद कर भरोसा कर पाओगे। यह मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना। नकुल बोला, पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं।
आप मेरे लिए सब कुछ हो। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं उस लड़की से आपके 3 सवाल ज़रूर पूछूँगा। मैं वादा करता हूँ। पिताजी, और ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर वह लड़की सवालों के जवाब ना दे पाई तो मैं यह शादी नहीं करूँगा। मनोहर ने कहा, बहुत अच्छे बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है, तो हम कल चलते हैं। फिर अगले दिन मनोहर नकुल को लेकर लड़की वालों के यहाँ जाता है। मनोहर के लिए लड़की चाय लेकर आई। उसे देखने के बाद मनोहर ने कहा, भाई साहब, आपकी बिटिया तो हमें पसंद है, लेकिन हम चाहते हैं कि लड़का और लड़की एक बार अकेले में बात करने दिया जाए, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि भाई साहब, ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो बड़ों के सामने नहीं की जाती। हम चाहते हैं यह दोनों आपस में थोड़ी जान पहचान बढ़ा लें और आपस में बात भी कर लें, तभी हम आगे की बात कर पाएंगे। लड़की के पिता ने कहा, माफ करना भाई साहब, लेकिन हमारे यहाँ यह रिवाज नहीं है। शादी से पहले हम हमारी लड़की को किसी लड़के के साथ अकेले में बात करने कैसे दे सकते हैं? हमारे लोग क्या कहेंगे? मनोहर ने कहा, आप किस जमाने में जी रहे हो भाई साहब? आजकल तो यह सब चलता है, और आप देख नहीं रहे कि जमाना कितना बदल रहा है। आप दोनों को आपस में बात करने के लिए दीजिए, ताकि सारी बातें साफ रहे और आगे बात करने में आसानी हो। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात रह जाए जिसकी वजह से हमें शादी में दिक्कत आए, या फिर शादी के बाद दिक्कत आए। अगर फिर भी आपको ऐतराज है तो रहने दीजिए। लड़की के पिता ने कहा, नहीं नहीं भाई साहब, कहीं ना कहीं आप भी सच कह रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ठीक है, यह दोनों आपस में बात कर सकते हैं। बेटी कोमल, जाओ। फिर कोमल और नकुल बाहर आ जाते हैं। नकुल को कुछ समझ में नहीं आता, क्या बात करूं। फिर वो अपने पिता मनोहर की बात सोचा और बोला, सुनो, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी? कोमल ने कहा, हाँ पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं? नकुल बोला, मेरे 3 सवाल हैं। उसमें से पहला है, वह कौन सी चीज़ है जो कम होकर भी भारी होती है और ज़्यादा होकर भी हल्की रह जाती है? और मेरा दूसरा सवाल है, कौन सी जीत हार से भी बड़ी होती है? और मेरा तीसरा सवाल है, वह कौन सा हिसाब है जो जोड़ने पर बढ़ता नहीं, लेकिन तोड़ने पर खत्म हो जाता है? तीनों सवाल सुनकर कोमल का सिर घूम जाता है। वह बोलती है, ऐसे सवाल तो मैंने आज तक नहीं सुने। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कुछ और पूछिए ना। इन पहेलियों के जवाब मेरे दिमाग से बाहर हैं। मैं इनका जवाब नहीं दे पाऊंगी। नकुल ने कहा, मेरे पास यही 3 सवाल हैं। अगर तुम्हें जवाब पता हो तो बता दो। मैं कुछ और नहीं पूछना चाहता, बस यही मेरे 3 सवाल हैं। कोमल बोली, जी माफ करना, लेकिन मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं। नकुल उदास हो जाता है और मन ही मन सोचता है, मुझे लगा यह बहुत समझदार है, इसे सारे सवालों के जवाब आते होंगे, लेकिन मैं गलत था। इसलिए तो मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया इसने। इसका मतलब पिताजी के अनुसार यह लड़की मेरे लिए सही नहीं है। वैसे लड़की तो मुझे पसंद है, लेकिन मैं मेरे पिताजी की आज्ञा के खिलाफ नहीं जा सकता। मुझसे ज़्यादा अनुभव उन्हें है, वह मेरा भला ही चाहेंगे। मैं एक काम करता हूँ, पिताजी को यह बात बता देता हूँ। इतना सोचकर नकुल बोला, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं। दोनों वापस आ जाते हैं। फिर मनोहर नकुल से कहता है, बेटा जो पूछना चाहिए था वह पूछ लिया? नकुल बोला, जी पिताजी। ठीक है। मनोहर ने कहा, तो भाई साहब अब हम चलते हैं। हम आपको 1-2 दिन में हमारा फैसला बता देंगे। जी भाई साहब, जैसी आपकी मर्जी। ऐसा कहकर मनोहर और नकुल वहां से घर आ जाते हैं। मनोहर नकुल से पूछता है, तो नकुल बताता है, हाँ पिताजी, मैंने वही 3 सवाल उस लड़की से पूछे थे, लेकिन पिताजी जवाब देना तो छोड़ो, उस लड़की को मेरे सवाल ही समझ में नहीं आए। वह मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाई। मनोहर ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हमें ऐसी लड़की ज़रूर मिलेगी जो इन सवालों के जवाब दे पाएगी। यह लड़की नहीं दे पाई तो क्या हुआ? दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे लिए ऐसे ही लड़की चुनेंगे जो वाकई में समझदार हो और इन सारे सवालों का जवाब दे पाए।
क्योंकि ऐसे ही लड़की तुम्हारा जिंदगी भर साथ देगी। ठीक है पिताजी। फिर मनोहर उस रिश्ते के लिए मना कर देता है। दिन गुजरते चले जाते हैं। नकुल के लिए और भी बहुत से रिश्ते आते हैं। कोई भी लड़की उन 3 सवाल का जवाब नहीं दे पाती, जिस वजह से कहीं रिश्ता नहीं होता। मनोहर चिंता में पड़ जाता है। उम्र हो जाने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। नकुल अपने पिता से बोलने लगा, पिताजी, आप इतनी चिंता क्यों करते हो? मैंने कहा ना, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। चिंता के मारे देखो अपनी हालत क्या कर ली है आपने। पिताजी, आज ना कल हमें ऐसी लड़की मिल ही जाएगी, ऐसा आप ही कहते थे ना। अब देखो आप ही हिम्मत हार रहे हो। मुझे तो कोई जल्दी ही नहीं है, आप भी चिंता मत कीजिए। मनोहर बोला, हाँ बेटे, तुम सही कह रहे हो। और हाँ बेटे, हमें व्यापार के सिलसिले में शहर जाना था। शहर में हमारा एक दोस्त है, उसे पैसे देने हैं। अरे पिताजी, मेरे रहते हुए आप चिंता क्यों करते हो? आपकी जगह मैं चला जाता हूँ। नहीं बेटी, तुम आज तक कभी इस गांव से बाहर नहीं गए हो, तुम नहीं कर पाओगे। आप ऐसा क्यों कहते हो पिताजी? भले ही मैं आज तक बाहर नहीं गया, लेकिन आप मुझे एक मौका तो दीजिए कि मैं बाहर निकल पाऊं और कुछ दिखकर दिखा पाऊं। पिताजी, मैं आज तक शहर नहीं गया, मुझे भी देखना है कि शहर कैसा है। मैं वहां जाना चाहता हूं पिताजी, और मैं आपकी दोस्त से मिलकर उन्हें पैसे भी दे दूंगा। नकुल जिद करने लगता है तो मनोहर मान जाता है और नकुल को पैसे की बैग देकर शहर के लिए भेज देता है। रास्ते में नकुल को कुछ चोर मिल जाते हैं। चोर नकुल से पैसों का बैग मांगने लगते हैं। नकुल उन्हें बैग देने से मना कर देता है। चोर और नकुल के बीच हाथापाई होने लगती है और वह चोर लोग नकुल को बहुत मारते हैं और उसके बाद उससे वह बैग छीन कर वहां से भाग जाते हैं। नकुल वहीं बेहोश पड़ा होता है। फिर दूसरे दिन नकुल को जब होश आता है तब वह एक घर में होता है। उसके सामने एक विमला नाम की औरत खड़ी होती है। नकुल झट से उठता है और उससे पूछता है, जी आप कौन और मैं यहाँ कैसे आया? विमला ने कहा, बेटा तुम जंगल के रास्ते में बेहोश पड़े थे, तुम्हें बहुत चोट भी लगी थी। मेरी बेटी तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? नकुल बोला, हाँ, मुझे याद आया, मैं शहर जा रहा था, तभी रास्ते में मुझे कुछ चोर मिल गए, उनसे मेरी हाथापाई हो गई थी। शायद इसी वजह से मैं बेहोश हो गया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी जान बचाई, नहीं तो पता नहीं जंगल में रात गए मेरा क्या होता। वो लोग मेरा बैग लेकर भी भाग गए, उसमें बहुत सारे पैसे थे। विमला ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जान है तो जहान है। वैसे पैसे तो और कमा लोगे, अगर तुम्हारी जान चली जाती तो फिर लौट कर नहीं आती। उन पैसों के बारे में सोचना छोड़ दो, शुक्र मनाओ कि तुम जिंदा हो। वैसे बेटा तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा घर कहाँ है? नकुल बोला, जी चाची जी, वह मैं चंदनपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी बहुत बड़े व्यापारी हैं। मैं व्यापार के सिलसिले में ही शहर जा रहा था, लेकिन अब शहर जाने का कोई सवाल ही नहीं आता। जिस काम से जा रहा था वह तो हो ही नहीं पाया। अब मुझे वापस ही लौटना होगा। चाची जी, मैं चलता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे? तुम्हें चोट लगी है और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, रास्ते में तुम्हें चक्कर आ सकते हैं। उससे अच्छा तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मेरी बेटी खाना बना रही है, तुम खाना खा लो, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा। जी ठीक है चाची जी, वैसे मुझे भूख भी बहुत लगी है। विमला अपनी बेटी सोना को आवाज़ देती है, बेटी सोना, खाना हो गया हो तो जल्दी से लगा दो। सोना ने कहा, जी माँ, बस हो ही गया है, अभी लगा देती हूँ। सोना नकुल के लिए खाना लगा देती है। सोना दिखने में काफ़ी सुंदर होती है। नकुल उसे देखता ही रह जाता है। फिर नकुल खाना खाने लगता है और थोड़ी देर वहीं लेटकर आराम करता है। फिर बिमला जाकर नकुल से पूछती है, बेटा तुम्हें खाना पसंद तो आया ना? मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाया था। जी चाची जी, खाना बहुत बढ़िया था, मैंने बहुत दिनों के बाद ऐसा खाना खाया है, मेरा तो पेट ही भर गया। मेरी बेटी खाना ही ऐसा बनाती है कि खाने वाली उंगलियां चाटते रह जाती है। मेरी बेटी सोना बहुत ही गुणवान है। जी चाची जी, आपने सही कहा। वैसे चाची जी, आप दोनों यहाँ अकेले रहती हो? सोना के पिताजी कहाँ हैं?
और क्या काम करते हैं? बेटा, हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। सोना के पिताजी तो जब सोना छोटी थी तभी गुजर गए। तब से हम दोनों जैसे तैसे लोगों के घर में काम करके अपना घर चलाते हैं। कभी लकड़ियाँ बेचते हैं तो कभी लोगों के घर के बर्तन धो लेते हैं। ऐसे ही हमारा घर का गुजारा हो जाता है। मुझे खुद की तो कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरी बेटी अपनी सोना की बहुत चिंता सताती है। शादी लायक उम्र हो गई है और मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है कि मैं उसकी शादी कर सकूं। उसे लोगों के घर पर काम पर भेजने के लिए मुझे झिझक महसूस होती है। तुम्हें पता नहीं है बेटा, आजकल के लोग बहुत गंदे होते हैं। पता नहीं कब किसकी बुरी नज़र मेरी बेटी पर पड़ जाए, इसलिए मुझे उसकी चिंता सताती है। बस एक बार उसकी शादी हो जाए तो फिर मैं निश्चिंत होकर मर सकती हूँ। फिर मुझे अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं। लेकिन पता नहीं भगवान ने कब उसके नसीब में शादी लिखी है। आप चिंता मत कीजिए चाची जी, आज नहीं तो कल उसकी शादी भी हो ही जाएगी। जोड़े तो भगवान बनाता है। सोना के लिए भी भगवान ने बहुत अच्छा लड़का बनाया होगा, क्योंकि सोना स्वभाव की इतनी अच्छी है। उसने तो मुझ पर मेरी जान बचाकर एहसान किया है। आज उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। सचमुच चाची जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चाची जी, अब मुझे देरी हो रही है। पिताजी चिंता कर रहे होंगे। अब मुझे लौटना होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। ठीक है बेटा, तुम जा सकते हो। कभी यहाँ से गुजरोगे तो घर ज़रूर आना। जी बिल्कुल चाची जी, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर नकुल वहाँ से लौट जाता है और घर आकर मनोहर को सारी बातें बताता है। मनोहर कहने लगता है, भला हो उन माँ बेटी का जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई, नहीं तो आज मैं मेरा बेटा खो देता। लेकिन पिताजी, आपने जो बैग दिया था वह तो सारे के सारे पैसे वह चोर ले गए। अब हम क्या करेंगे पिताजी? आपके शहर वाले दोस्त को पैसे देने थे ना। तुम पैसों की चिंता क्यों करते हो बेटा? हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरे लिए तुम्हारी जान से ज़्यादा कीमती पैसे नहीं थे। तुम वह बात अपने दिमाग से निकाल दो। तुम घर वापस आ गए, यही मेरे लिए बहुत है। नकुल अपने कमरे में आराम कर रहा होता है और वह सोना के बारे में सोचता रहता है। नकुल मन ही मन सोना को दिल दे बैठता है। दिन रात उठते बैठते सोते जागते उसे सोना का ख्याल आता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन नकुल अपने पिता मनोहर से कहता है, पिताजी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ। क्या बात है बेटा? ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे बताने के लिए इतना झिझक रहे हो? साफ साफ बताओ, बात क्या है? तुम्हें मुझसे बात करने के लिए इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? दरअसल पिताजी, बात ही कुछ ऐसी है। पिताजी, दरअसल एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने खुद अपने लिए कोई लड़की पसंद कर ली, और तुमने पसंद की है तो लड़की अच्छी होगी। लेकिन बेटा, मैंने जो तुमसे 3 सवाल वाली बात कही थी वह तो याद है ना? तुम क्या तुमने उन 3 सवालों के बारे में उस लड़की से पूछा? नहीं पिताजी, मैंने उस लड़की से उन 3 सवालों के बारे में कोई बात नहीं की, पर आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं जल्दी उससे 3 सवालों के बारे में बात कर लूँगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नकुल सोना के घर चला जाता है। सोना ने कहा, अरे आप यहाँ? अब कैसी तबीयत है आपकी? नकुल बोला, तबीयत तो ठीक है सोना, लेकिन मैं यहाँ तुमसे कुछ सवाल करना आया हूँ। और फिर नकुल उससे 3 सवाल के बारे में पूछता है और फिर घर जाकर मनोहर से कहता है, पिताजी, जैसा कि आपने कहा था, मैंने सोना से उन 3 सवालों के जवाब पूछे और पिताजी उसने उन सारे सवालों के सही सही जवाब दिए हैं। मनोहर चौंक गया और बोलने लगा, क्या बात कर रहे हो बेटा? यह तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब आखिरकार मेरी तलाश पूरी हुई। मैंने तुम्हारे लिए जिस लड़की की तलाश कर रहा था वह सोना ही थी। आज तूने यह बताकर मेरा दिल ही खुश कर दिया। अब मुझे किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ बेटा। लेकिन पिताजी, सोना हैसियत में हमारे बराबर की नहीं है। आपको इस बात से कोई ऐतराज़ तो नहीं है ना?
दरअसल सोना अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती है। उन दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। वे दोनों बहुत ही गरीब हैं। मनोहर ने कहा, बेटा अमीर गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अमीरी गरीबी से मुझे फर्क पड़ता तो तुम्हारे लिए तो मैंने एक से बढ़कर एक रिश्ते देखे थे, लेकिन मैंने उन रिश्तों को नाकार दिया। मुझे बस एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो जिंदगी भर तुम्हारा साथ दे सके, इसलिए मैंने वह शर्त रखी थी। बेटा वैसे सोना ने उन 3 सवालों का क्या जवाब दिया? नकुल बोला, पिताजी क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मनोहर बोला, ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? नकुल ने कहा, क्योंकि पिताजी मैं सच कह रहा हूँ। आज तक आपने मेरे लिए जितने भी रिश्ते देखे, मैंने बस इन्हीं सवालों की वजह से उन रिश्तों को मना कर दिया। पिताजी मैं कभी आपके खिलाफ जा सकता हूँ? मेरा यकीन कीजिए पिताजी। सोना ने सारे सवालों का जवाब सही सही दिया है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि सोना इन सवालों का जवाब जानती है। मैं खुद हैरान रह गया पिताजी। मनोहर सोच में पड़ जाता है। मैं नहीं जानता कि सोना ने उन सवालों के जवाब ठीक से दिए हैं या नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं नकुल को जानता हूँ वह मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। आज तक उसने ना जाने कितने रिश्ते मेरी वजह से ठुकराए हैं। मुझे नकुल पर इतना भरोसा तो करना ही चाहिए। अगर मैं उसे ज़्यादा जोर देकर पूछता हूँ तो उसे बुरा लग जाएगा। शायद भगवान ने उसके नसीब में सोना को ही लिख रखा हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे का मन टूट जाए। इससे अच्छा रहने देता हूँ। और वैसे भी मेरे बेटे की खुशी में ही मेरी खुशी है। नकुल ने फिर कहा, पिताजी आप किस सोच में पड़ गए? आपको कोई ऐतराज़ है क्या? अगर आप नहीं चाहती तो मैं यह शादी नहीं करूँगा। बोलिए ना पिताजी, क्या बात है? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है। हम जल्द से जल्द तुम्हारी शादी सोना से करवाते हैं। यह सुन नकुल बहुत खुश हो जाता है और फिर मनोहर नकुल का रिश्ता लेकर सोना के घर जाते हैं। सोना और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। विमला खुशी से बोलने लगती है, सचमुच मेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है जो इतने बड़े घर का रिश्ता उसके लिए आया है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी इतने बड़े घर की बहू बनेगी। मैंने ज़रूर पिछले जन्म में कुछ बहुत पुण्य किए होंगे, इसलिए आज भगवान ने मेरी झोली में इतनी सारी खुशियाँ डाल दी। मनोहर ने कहा, समधन जी हम जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। और हाँ समधन जी, शादी को लेकर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शादी का सारा खर्च हम उठाएंगे। बस आप अपनी बेटी हमारे बेटे के लिए दे दीजिए। फिर सोना और नकुल की शादी हो जाती है। सोना नकुल के घर आ जाती है। दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर मनोहर की तबीयत बहुत खराब होने लगती है। उसका इलाज चलता है लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो पाता। एक दिन मनोहर सोना से कहता है, सोना बेटी मुझे तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है जो मैंने आज तक नकुल को भी नहीं बताई। बेटी मेरा बेटा नकुल बहुत भोला है, किसी की भी बात में आ जाता है। उसे बुरे लोगों की पहचान नहीं है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरे बेटे को अच्छी तरह से संभाल सकोगी और मेरे कारोबार को भी। इसलिए यह राज मैं सिर्फ तुम्हें बताना जा रहा हूँ। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फिर मनोहर सोना को एक कमरे में लेकर जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ा पुराना संदूक होता है। मनोहर उसे खोलकर सोना को दिखाता है तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के होते हैं। यह सब देख सोना की आंखें फटी की फटी रह जाती है। मनोहर ने सोना से कहा, बेटी यह सिक्के मैंने अपने बेटे के लिए सुरक्षित रखे हैं। अगर कभी जीवन में ऐसा समय आए कि मेरे बेटे को इसकी ज़रूरत पड़े, उसी दिन तुम इस बात का जिक्र करना। तब तक यह बात अपने तक ही रखना। याद रहे बेटी, तब तक यह बात पता नकुल को नहीं चलनी चाहिए। सोना बोली, जी पिताजी आप निश्चिंत रहिए। आपने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास किया है, मैं आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इस बारे में इनसे कुछ नहीं कहूँगी। मनोहर ने कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। जब मेरे बेटे को वाकई में इसकी ज़रूरत पड़ी तुम उसी दिन उसे बताना।
फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर एक दिन मनोहर की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। नकुल अपने पिता के लिए बहुत रोता है, लेकिन सोना उसे बहुत संभालती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब सोना के तेवर धीरे धीरे बदलने लगते हैं। वह नकुल से अपने लिए महंगी महंगी चीजें मंगवाती और खुद भी शहर के बड़े बड़े बाजारों में जाकर बहुत खर्चा करने लगती है। नकुल को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर सोना अपनी माँ के लिए भी एक बड़ा सा घर बनवा लेती है। धीरे धीरे कर नकुल कंगाल होने लगता है। एक दिन सोना ने नकुल से सोने का हार मांगा। नकुल अब सोना के खर्चों से तंग आ चुका था। उन दोनों में झगड़े शुरू हो गए। नकुल गुस्से से सोना से कहने लगा, पूरा व्यापार चौपट हो गया है, मुनाफा तो छोड़ो, नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है और तुम नए गहने कैसे मांग सकती हो? तुम्हें मेरी हालत दिखाई नहीं दे रही? तुम्हें कुछ अक्ल है या नहीं? यहाँ खाने के लाले पड़े हैं और तुम्हें गहनों की पड़ी है। सोना ने कहा, वह मैं कुछ नहीं जानती, मुझे गहने चाहिए तो चाहिए। तुम कुछ भी करो और मुझे गहने ला कर दो। तुमने शादी से पहले मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे खुश रखोगे और आज मैंने तुमसे कुछ गहने क्या मांग लिए? तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। क्या तुमने इसी दिन के लिए मुझसे शादी की थी? अगर तुम मुझे गहने लाकर नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ अपने मायके और मुझे रोकने की कोशिश मत करना। तुम्हारी गरीबी तुम्हें मुबारक हो। तुम अकेले ही अपनी गरीबी के साथ रहो। अगर मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें पैसे लाने ही होंगे। नकुल बोला, यह तुम कैसी बातें कर रही हो सोना? तुम्हें इस समय मेरा साथ देना चाहिए ना कि मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहिए। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। सोना बोली, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे बस इतना बताओ कि तुम मुझे गहने दिला रहे हो या नहीं। नकुल तेज आवाज में बोला, बकवास मैं कर रहा हूं या तुम कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा ना, मेरे पास खाने तक को पैसे नहीं है और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सोने के गहने मांग रही हो। शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुमसे शादी कर ली। मुझे लगा तुम एक नेक दिल और समझदार लड़की हो, लेकिन मुझे आज पता चला कि तुम किस किस्म की लड़की हो। मैंने तुम्हारे लिए अपने पिताजी से झूठ बोला कि तुमने मेरे तीनों सवाल का जवाब दिया है, जबकि तुमने मेरे एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया था। शायद तुम मेरे लायक थी ही नहीं। मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की। उस दिन मैं अपने पिताजी के खिलाफ ना जाता तो आज मुझे यह दिन देखने को नहीं मिलता। आज मुझे खुद पर शर्म आ रही है। सोना बोली, अच्छा तो यह बात है। तो तुमसे किसने जबरदस्ती की थी? क्या जरूरत थी तुम्हारे पिताजी से झूठ बोलने की? उन्हें साफ साफ कह देते ना कि मुझे उन तीनों सवालों के जवाब नहीं पता थे। अब मुझसे क्या बहस करते हो? शादी तुमने की है तो तुम ही भुगतोगे। नकुल बोला, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम एक दिन मुझसे ऐसी बातें करोगी। शादी से पहले तो बहुत भोली बनती थी, लेकिन अब तुम्हारा असली रूप सामने आ रहा है। ठीक है, तुम्हें अपने मायके जाना है ना, तो जाओ। मेरे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने गलती की है तो मैं ही भोगूंगा। सोना ने कहा, ठीक है, मैं जा रही हूँ और खबरदार मेरे पीछे आने की कोशिश की। अब मैं तुम्हारे घर में लौट के तभी आऊंगी जब तुम पैसे कमा कर लाओगी। आज तक अपने पिताजी के पैसों पर जीते आए हो, खुद की तो 1 रुपए की कमाई नहीं है। शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो पैसे कमा कर दिखाओ, कुछ काम करो। नकुल को यह सारी बातें सुन बहुत बुरा लगता है। वह अपने कारोबार को लेकर बहुत चिंतित रहता है। वह व्यापार के लिए बहुत से लोगों से कर्ज ले लेता है, लेकिन उसका नुकसान ही होता है। उसे बहुत से लोग ठग लेते हैं। एक दिन उसे ख्याल आता है, शहर में पिताजी के दोस्त रहते हैं, क्यों ना मैं उनकी मदद ले लूं। वही मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे तो व्यापार के बारे में इतना कुछ पता है, लेकिन उनसे मदद मांगूंगा तो शायद मेरा व्यापार फिर से चल पड़े। इत्तेफाक से उसी दिन मनोहर का दोस्त हीरालाल नकुल के घर आता है और नकुल हीरालाल को सारी बातें बता देता है। हीरालाल नकुल से कहता है, बेटा, यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हुई?
तुम्हारे पिताजी ने तो तुम्हारे लिए अपनी जायदाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा छुपा कर रखा था। क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता? क्या तुम्हारी पत्नी ने तुमसे इस बारे में कुछ नहीं कहा? नकुल हैरान हो गया। आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता, और मेरी पत्नी को इस बारे में कैसे पता हो सकता है? पिताजी ने किसी जायदाद के बारे में मुझसे कभी कोई बात नहीं की। अगर मैं ही इस बारे में नहीं जानता तो सोना कैसे जान सकती है? हीरा लाल ने कहा, बेटा जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे शादी के बाद शहर आए थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने सोना को इस बारे में बताया है, और वह बड़ा हिस्सा कहाँ छुपाया है यह सोना जानती है। नकुल बोला, इसका मतलब सोना यह सब जानबूझकर कर रही है। चाचा जी, मुझे जल्द से जल्द वो पैसे उस जगह से निकालने होंगे, नहीं तो सोना मुझसे पहले वह सारे पैसे यहाँ से गायब कर देगी। सोना फिलहाल घर पर नहीं है, वह मुझे जानबूझकर झगड़ा करके गई है। उसे लगा होगा कि काम के बहाने मुझे बाहर भेज देगी वो, और फिर आकर यह सारी दौलत यहाँ से निकाल लेगी। और मैं भी यही करने जा रहा था। मैं आपके पास शहर ही आने वाला था। हीरालाल ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन ऊपर वाला तुम्हारे साथ है, वह झूठ का साथ कभी नहीं देगा। तुम सच्चे हो बेटा। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे बुरे समय के लिए तुम्हारे लिए इतना कुछ करके रखा है। उस लड़की ने इस बात का फायदा उठाया है। उसने तुम्हारे पिताजी का भरोसा तोड़ा है, और फिर दोनों पूरे घर में ढूंढते हैं। फिर एक जगह उन्हें वह सारे ये सोने के सिक्के मिल जाते हैं। यह देख नकुल को बहुत बुरा लगता है। उसने अपने किए का बहुत पछतावा होता है। हीरालाल ने कहा, बेटा जल्दी से यह सारे सोने के सिक्के समेट लो और चलो यहाँ से। मुझे यकीन है वह यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर के बाद वहां सोना आ जाती है, और उसके साथ उसका एक दूसरा आदमी भी होता है। नकुल और हीरालाल छुप जाते हैं। सोना उस आदमी से कहती है, लगता है नकुल घर पर नहीं है, जल्दी करो। वह सोने के सिक्कों को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं, इससे पहले वह नकुल वापस आ जाए। मैंने इसी दिन के इंतजार में तो उससे शादी की थी। इस नकुल की दौलत के लिए ही हमने उसे फंसाया था। मुझे नहीं पता था कि उसके पिताजी ने उसके लिए इतनी सारी धन दौलत रखी है। उसके पिताजी भी कितने बेवकूफ़ है। उसने अपने बेटे को नहीं बताया, बल्कि मुझे इस बारे में बताया। खैर अच्छा ही है। अगर वह मुझे ना बताते तो इतना बड़ा खजाना हमारे हाथ नहीं लगता। इसकी दौलत के लिए ना जाने हमने क्या कुछ नहीं किया। इसे तो पता भी नहीं होगा कि जिस रास्ते से यह शहर की ओर जा रहा था, उस रास्ते में उसके पैसों का बैग तुमने ही चुराया था, ताकि हमें वह पैसे भी मिल जाएं, और तो और मेरा उसके घर के लिए रास्ता भी खुल जाए। फिर आगे तो सब मन के मुताबिक ही होता गया। सारी बातें सुन नकुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और दोनों उस जगह सोने की सिक्के ढूंढते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। तो वह आदमी बोलता है, यह क्या है सोना? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम तो कह रही थी बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। सोना बोली, अरे यही थे, मुझे नहीं पता कहाँ गए। सोना ने कहा, मैं भी यही सोच रही हूँ, आखिर सोने के सिक्के जा कहाँ सकते हैं। झूठी मक्कार कहेंगी, तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ बुलाया है। तुम जरूर मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रही हो। जब तुम्हें मुझे सोने के सिक्के देने ही नहीं थे तो तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों? मैं अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ आया हूँ। कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही है ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद नहीं जानती कि वह सोने के सिक्के कहाँ गए। मेरा यकीन करो, सोने के सिक्के यहीं थे। वह दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। उन दोनों की यह सारी बातें सुनकर नकुल के होश उड़ जाते हैं। हीरालाल ने कहा, बेटा तुम्हारा यहाँ पर रुकना सही नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। नकुल हीरालाल के साथ शहर उनके घर चला जाता है। नकुल दुखी होकर बोला, चाचा जी, मैंने अपने पिता से झूठ बोला। आज मुझे इस बात की सजा मिल रही है। हीरालाल ने कहा, बेटा अब जो हो गया सो हो गया। अब तुम उसके बारे में मत सोचो। तुम अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। अगर तुम ही इस बारे में सोचते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहां पर हीरालाल की बेटी विद्या आ जाती है। पिताजी, आप कहाँ चले गए थे?
मैं कितनी देर से आपका इंतज़ार कर रही थी। बेटी तुम कब आई? तुम तो परसों आने वाली थी ना? तो फिर आज कैसे? अब चाची जी की तबीयत ठीक है, इसलिए मैं आज ही आ गई। अच्छा यह बात है। बेटा नकुल, यह मेरी बेटी विद्या है। अपने चाचा के घर गई थी। दरअसल इसकी चाची की तबीयत बहुत खराब थी और उनकी कोई संतान भी नहीं है और ना ही कोई ख्याल रखने वाला है, तो विद्या कुछ दिनों के लिए वहां चली गई थी। विद्या ने कहा, वैसे पिताजी यह कौन है और क्या बात है? आप दोनों बहुत परेशान भी लग रहे हो। नकुल विद्या को सारी बातें बताता है। विद्या बोली, सचमुच तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। तुम्हें ऐसी लड़की पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। वैसे क्या मैं जान सकती हूँ वह 3 सवाल क्या थे? नकुल बोला, हाँ बिल्कुल। पहला सवाल है, वह कौन सी चीज़ है जो कम होकर भी भारी होता है और ज्यादा होकर भी हल्का हो जाता है? विद्या बोली, इतनी सी बात, यह तो बहुत आसान सवाल है। वह चीज़ है ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा। और एक तरफ बेईमानी से कमाया हुआ पैसा। जब ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा कम भी हो, फिर भी उसकी कीमत बढ़ जाती है और बेईमानी से कमाया हुआ धन चाहे जितना भी ज्यादा हो, वह हमेशा ईमानदारी की कमाई के आगे हल्का ही रहता है। नकुल फिर दूसरा सवाल पूछता है, और मेरा दूसरा सवाल, कौन सी जीत हार से भी बड़ी होती है? विद्या बोली, वो जो ईमानदारी से मिली हो। ईमानदारी से मिलने वाली हार जीत के समान ही होती है। नकुल ने फिर तीसरा सवाल की, और मेरा तीसरा सवाल, वह कौन सा हिसाब है जो जोड़ने पर बढ़ता नहीं लेकिन तोड़ने पर खत्म हो जाता है? विद्या बोली, वह है भरोसा, जो जोड़ने पर बढ़ता तो नहीं लेकिन तोड़ने पर खत्म जरूर हो जाता है। यह सारी बातें सुन हीरालाल और नकुल तो दंग रह जाते हैं। नकुल विद्या की तरफ देखता ही रह जाता है। तभी हीरालाल के मन में ख्याल आ जाता है। वह नकुल से कहता है, बेटा, मेरे ख्याल से तुम्हारे पिताजी विद्या की ही तलाश में थी और तुम विद्या को अपनाना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी मैं इसकी शादी के लिए लड़का देख रहा था और तुम तो घर के ही हो। मुझे तुम्हारे बारे में किसी से कुछ पता लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। नकुल और विद्या एक दूसरे से शादी करने को तैयार हो जाते हैं। हीरालाल दोनों की शादी करवा देते हैं। नकुल अब विद्या के साथ शहर में ही रहने लगता है। विद्या का उसके जीवन में आने से नकुल का जीवन बदलने लगता है और उसका व्यापार फिर से बहुत अच्छा चलने लगता है। नकुल और विद्या साथ साथ खुशी से रहते हैं। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।